नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए आज से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपकी एग्जाम स्टार्ट होने तक चालू करेंगे। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, एक दिन में हम 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, यानी 2 से 3 वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल डिटेल से और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य के स्रोत क्या है, यानी इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो याद रखना है, एक बुक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है नाट्य शास्त्र से। और ये नाट्य शास्त्र जो है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई। और इसी नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है, तो नाट्य शास्त्र को दी गई है। और नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। अब दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भाई भारत में जो शास्त्रीय नृत्य इनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है इनको लेकर विवाद है। जैसे कि जो संगीत नाटक अकादमी है इनके अनुसार भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय है ये संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य है। इन्होंने 9वां जो शास्त्रीय नृत्य माना है वो किसको माना है, छऊ को माना है। तो लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आपको 8 बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तो फिर आपको 9 बताना है। दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई, तो 28 जनवरी 1953 को इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, दिल्ली में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो यहाँ से अपन ने सीखा कि भाई शास्त्रीय नृत्य का स्रोत क्या है, यानी इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है, इनकी संख्या कितनी है और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर मैप में आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है और कहाँ पर ये आयोजित होता है। देखो, पहले नंबर पर आता है आपका कथक, और ये जो कथक है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये यूपी का है। दूसरे नंबर पर आपका यहाँ पर देखते हो सत्रिया, तो सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया आपका असम में आयोजित होता है। तीसरे नंबर पर नाम से स्पष्ट है मणिपुरी, तो मणिपुरी कहाँ पर आयोजित होगा, मणिपुर में। चौथे नंबर पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर ओडिसी, तो ओडिसी कहाँ पर आयोजित, ओडिशा में। उसके बाद में 5वें नंबर पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। 6ठे नंबर पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। उसके बाद में 7वें नंबर पर कथकली और 8वें नंबर पर मोहिनीअट्टम, ये दोनों ही कहाँ पर होता है, केरल में। तो आपसे पूछे कि 2 शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर आयोजित होते हैं, तो केरल में आयोजित होते हैं, एक तो कथकली और एक मोहिनीअट्टम। तो ये तो हुए आपके 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य, और एक आपका छऊ जो कि 9वां संस्कृति मंत्रालय ने माना है, ये 3 जगह आयोजित होता है। तो इसके बारे में सबसे लास्ट में मैं बिल्कुल डिटेल में आपको पूरी चीजें बताऊंगा। तो अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। देखो, सबसे पहला जो नंबर पर आपका आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मोस्ट इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना है कि भरतनाट्यम कहाँ पर आयोजित होता है, तमिलनाडु में आयोजित होता है। ठीक है। दूसरी इंपोर्टेंट चीज ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम माना जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, और ये कहाँ पर आयोजित होता है, तमिलनाडु में होता है। अब इसके कुछ अन्य नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक तो इसको सादिर कहा जाता है, एक इसका नाम है दासी अट्टम, और एक इसका नाम है अग्नि अट्टम। तो ये इंपोर्टेंट इसके प्राचीन नाम से क्वेश्चन पूछता है। तो भरतनाट्यम के 3 इंपोर्टेंट नाम याद रखना है, सादिर अट्टम, दासी अट्टम और अग्नि अट्टम। ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, देखो कोई भी नृत्य है इसकी शुरुआत होती है, और जब शुरुआत होती है तो ये किससे होती है, तो याद रखना है जो भरतनाट्यम है ना इसकी शुरुआत होती है अल्लारिपू से। किससे होती है, तो अल्लारिपू से होती है। और अगर आपसे पूछे कि भाई इसका अंत जो है ये किससे होता है, तो इसका अंत होता है तिल्लाना से। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भरतनाट्यम का प्रारंभ किससे होता है, तो अल्लारिपू से होता है, और इसका अंत किससे होता है, तो तिल्लाना से होता है। ठीक है। अब देखो, ये एक मुद्रा होती है, संरचना होती है जिसमें अपने शरीर के अंगों के द्वारा इसको शुरुआत की जाती है और अंत की जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखो, वैसे तो भरतनाट्यम के बाद
करें तो इसमें क्या होता है कि जब एक ही कलाकार अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, जैसे एक ही कलाकार अनेक प्रकार की मुद्राएं ये भूमिका निभाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एकार्य कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि एकार्य का संबंध किस नृत्य से है, तो एकार्य का संबंध भरतनाट्यम से है। जब एक ही कलाकार अनेक प्रकार की मुद्राएं करता है तो उसे एकार्य कहा जाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो भरतनाट्यम है ना, इसमें हस्त मुद्रा के द्वारा ओम मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भरतनाट्यम में जो हस्त मुद्राएं, देखो यहाँ पर इमेज में देखो, ये इस प्रकार से हस्त मुद्रा के द्वारा ओम बनाया जाता है। तो ये किस में बनाया जाता है, तो ये भरतनाट्यम में बनाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपसे पूछे कि जो भरतनाट्यम ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये शैव धर्म से संबंधित नृत्य इंपॉर्टेंट है, शैव धर्म से संबंधित है और मंदिरों को समर्पित नृत्य है। तो अगर आपसे पूछे कि मंदिरों को समर्पित या शैव धर्म से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो ये भरतनाट्यम है। तो दोस्तों ये पहला आपका नृत्य कंप्लीट होता है भरतनाट्यम। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मैंने कवर करवा दिए, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहला इसका प्राचीन, सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। इसका प्रारंभ अल्लारिपू से होता है, अंत तिल्लाना से होता है। एक ही कलाकार जब इसे करता है तो एकार्य कहते हैं और ये शैव धर्म से संबंधित है, मंदिरों को समर्पित है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका ओडिसी। नाम से स्पष्ट है, ओडिसी मतलब कहाँ पर आयोजित होगा, ओडिशा में आयोजित होगा। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हम देखते हैं। तो देखो अगर आपसे पूछे कि त्रिभंग मुद्रा वाला नृत्य कौन सा है, तो ओडिसी जो है दोस्तों ये त्रिभंग मुद्रा वाला नृत्य। इसे त्रिभंग मुद्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो शरीर है इसको 3 जगह से मोड़ा जाता है। ठीक है, एक तो यहाँ से आपको दिखाई देगा, एक यहाँ से आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से 3 जगह से शरीर को मोड़ा जाता है, इसलिए ये त्रिभंग मुद्रा वाला नृत्य माना जाता है ओडिसी। ठीक है, अब इसकी भी यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, तो इसकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से और अंत किससे होता है, तो मोक्ष से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन ने भरतनाट्यम में भी देखा है और यहाँ पर भी देख रहे हैं ओडिसी में कि इसकी शुरुआत तो मंगलाचरण से होती है और इसका जो समाप्ति होती है ये किससे होती है, मोक्ष से होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछे कि जो महारी है, ये महारी एक प्रकार का समुदाय, ये जनजाति है, तो महारियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये भी कौन सा आपका भरतनाट्यम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महारियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ओडिसी है। सॉरी, कौन सा है, ओडिसी आपका महारियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो अगर आपसे पूछे कि जो ओडिसी नृत्य इसके जनक कौन माना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो गुरु पंकज चरण दास जो है ये ओडिसी नृत्य के जनक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, गुरु पंकज चरण दास जो है ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है दोस्तों कि आप सभी जानते हो कि ओडिशा में आपका भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। तो ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उस रथ यात्रा से संबंधित है आपका ओडिसी नृत्य। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा नृत्य अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका कथकली। और कथकली कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये केरल में आयोजित होता है दोस्तों। कहाँ पर आयोजित होता है, केरल में। अब देखो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि भाई जो कथकली है ये किससे संबंधित है, तो ये आकाश तत्व का प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कथकली को किसका प्रतीक माना जाता है, तो ये आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। और ये किससे संबंधित है, तो इसमें रामायण और महाभारत की कहानियां देखने को मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कथकली जो है ये आकाश तत्व का प्रतीक है और इसमें रामायण और महाभारत की कहानियां देखने को मिलती है। अब अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें मणि प्रवलम भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट ये पूछेगा कि जो मणि प्रवलम भाषा है ये किन 2 भाषाओं से मिलकर बनी है, तो एक तो मलयालम और एक संस्कृत, 2 भाषाओं से मिलकर आपकी मणि प्रवलम भाषा बनी हुई है। और ये जो है इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो ये कथकली में किया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि चेहरे पर रंग लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से रंग से चेहरे को पोता जाता है। तो देखो जो हरा रंग है ये देवता या कुलीनता का प्रतीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो लाल और काला रंग है, लाल जो है ये राजसी का गौरव है और काला रंग जो है ये बुराई का प्रतीक है। ठीक है, तो लाल रंग गौरव का प्रतीक है और काला रंग बुराई का प्रतीक है। और जो सफेद दाढ़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये इस प्रकार से ये उच्च चेतना का प्रतीक है। तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। कथकली केरल में आयोजित होता है, आकाश तत्व का प्रतीक है, रामायण महाभारत से संबंधित है, मणि प्रवलम भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये मणि प्रवलम भाषा मलयालम और संस्कृत से बनी है। ठीक है, और चेहरे पर रंग
लगाया जाता है, जिसमें हरा रंग देवता का प्रतीक है, लाल रंग गौरव का प्रतीक है, काला रंग बुराई का प्रतीक है और सफेद दाढ़ी उच्च चेतना का प्रतीक है। तो ये 3 आपके शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हुए। चौथे नंबर पर हम चलते, चौथा नंबर आता है आपका कुचिपुड़ी का। और जो कुचिपुड़ी है दोस्तों, ये कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश से। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका नाम कुचिपुड़ी क्यों पड़ा। देखो, आंध्र प्रदेश में एक गांव है दोस्तों कुचेलपुरम। क्या नाम है? कुचेलापुरम या कुचेलपुरम। और इसी कुचेलापुरम गांव के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कुचिपुड़ी पड़ गया। तो अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ पर आयोजित होता है? आंध्र प्रदेश में। कौन से गाँव में? तो कुचेलापुरम गाँव में। और ये कहाँ आता है? तो ये कृष्णा जिले में आता है। अब दोस्तों ये जो कुचिपुड़ी है ना, इसके आदि गुरु आपसे पूछ सकता है कि इसके आदि गुरु कौन है? तो इसके आदि गुरु है सिद्धेंद्र योगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सिद्धेंद्र योगी को इसका आदि गुरु माना जाता है। ठीक है। अब दोस्तों इसकी एक शैली है, इस शैली को कहा जाता है तरंगम। तरंगम में क्या होता है दोस्तों कि जो नर्तक होती है, ये पीतल की तश्तरी यानी पीतल की इस प्रकार की एक थाली होती है, उस पर नृत्य करती है। ठीक है। तो पीतल की तश्तरी पर नृत्य करती है। कौन से नृत्य, कौन से में? तो कुचिपुड़ी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि पीतल की तश्तरी पर नृत्य कौन से नृत्य में किया जाता है, तो कुचिपुड़ी में किया जाता है। और ये किसका प्रतीक है? तो ये जल तत्व का प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल तत्व का प्रतीक है। अभी अपन ने पीछे क्या देखा था? तो पीछे अपन ने देखा था तो वो नृत्य आकाश तत्व का प्रतीक था और ये जल तत्व का प्रतीक है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ये इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ पर कुचिपुड़ी में याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर आता है आपका कथक। 5वां नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। कौन सा? कथक। और कथक कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। कथक कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य आयोजित किया जाता है, तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा है? कथक। ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है कि ये जो नृत्य है ना, इसको कथाकारों का नृत्य कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या कहा जाता है? कथाकारों का नृत्य कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि पैरों में घुंघरू बांधकर तेज चक्कर लगाए जाते हैं। पैरों में घुंघरू बांधकर तेज चक्कर कौन से नृत्य में लगाए जाते हैं? तो कथक में लगाए जाते हैं। ठीक है। दोस्तों ये जो नृत्य है ना, ये मुगल और हिंदू संस्कृति का मिश्रण है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछे कि भाई जो मुगल संस्कृति या हिंदू संस्कृति का मिश्रण कौन से नृत्य में देखने को मिलता है, तो ये आपका कथक में देखने को मिलता है। और इसमें राधा कृष्ण से संबंधित कथाएं गाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि राधा कृष्ण की कथाएं कौन से नृत्य में गाई जाती है? तो ये कथक में गाई जाती है। अब दोस्तों इसके कुछ इंपोर्टेंट घराने आपको याद रखना है, जैसे एक तो लखनऊ घराना, एक जयपुर घराना, एक रायगढ़ घराना और एक बनारस घराना, जो कि सबसे पुराना है। तो इतने घरानों में ये आयोजित होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो नृत्य है ना, इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया? देखो नृत्य तो मुगल काल से था, लेकिन बीच में बंद हो गया। फिर इसको डबल किसने शुरू किया? तो लेडी लीला सोके ने। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, लेडी लीला सोके के द्वारा इसको डबल शुरुआत की गई। इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, मणिपुरी। और मणिपुरी आपका कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? तो ये मणिपुर में आयोजित होता है। ठीक है। इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें नागबंद मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नागबंद मुद्रा का प्रयोग किया जाता है और इसमें शरीर के 8 आकार बनाए जाते हैं। तो नागबंद मुद्रा वाला नृत्य कौन सा है? तो मणिपुरी है। और इसमें दोस्तों एक बेलनाकार स्कर्ट पहनी जाती है। जो भी महिला इस नृत्य को करती है वो इस प्रकार की एक स्कर्ट पहनती है। इस स्कर्ट का नाम आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है योटी ओई। क्या बोला जाता है? योटी ओई नामक स्कर्ट इसमें पहनी जाती है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि जो मणिपुरी है ना, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नृत्य है। मणिपुरी जो है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नृत्य है और इसमें कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई गई है। ये सारे के सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे इंपोर्टेंट है। जो मणिपुरी है ये कृष्ण के बाल्यकाल की कहानी इसमें दर्शाई गई है और मणिपुरी वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है। और दोस्तों ये जो मणिपुरी है ना, इसमें एक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें एक तो पेना और पुंग, पेना और पुंग दोनों इंपोर्टेंट वाद्य यंत्र है। इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पेना और पुंग नामक वाद्य यंत्र जो है ये मणिपुरी में यूज किए जाते हैं। ठीक है। अगले शास्त्रीय नृत्य पर चलते हैं दोस्तों, सत्रिया। दोस्तों ये जो क्षत्रिय है ना, ये कहाँ पर आयोजित होता है? असम में आयोजित होता है। सबसे इंपोर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि भारत का सबसे नया या लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये क्षत्रिय है। इसे कब शामिल किया गया है? तो सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई। अब देखो, सबसे पुराना तो मैंने भरतनाट्यम बताया था और सबसे नया कौन सा बताया मैंने? तो सबसे नया आपका कौन सा हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। ठीक है।
इसको याद रखना है, इसकी उत्पत्ति है, इसके संस्थापक कौन है, तो श्रीमंत शंकर देव। तो अगर आपसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है, तो शंकर देव है, और ये असम में आयोजित होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो पुरुष इस नृत्य को करता है, अगर पुरुष नृत्य करेगा तो उसे क्या कहा जाता है, भांगी कहा जाता है। लेकिन अगर स्त्री या महिला करेगी तो उसे सिमंगी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्षत्रिय नृत्य अगर पुरुष करेगा तो इसको भांगी कहा जाएगा, क्षत्रिय नृत्य अगर स्त्री करेगी तो इसको सिमांगी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको क्षत्रिय नृत्य से याद रखना है। सबसे पहला, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, इसके संस्थापक शंकर देव है, और पुरुष को भांगी और महिलाओं को सीमांगी इसमें कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला आता है दोस्तों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपका 8वें नंबर का है, और मोहिनी अट्टम भी कहाँ पर होता है, केरल में। अब नाम से स्पष्ट है, मोहिनी, मोहिनी मतलब क्या होता है, सुंदर, और अट्टम मतलब नृत्य। तो सुंदर स्त्री जो नृत्य करती है उसे कहा जाता है मोहिनी अट्टम। इंपोर्टेंट है, देखो भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप पर आधारित है। देखो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किया था, ये वही नृत्य है। तो भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार है वो कौन से नृत्य में देखने को मिलता है, मोहिनी अट्टम में। और मोहिनी अट्टम कहाँ पर आयोजित होता है, केरल में आयोजित होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सफेद या वाइट जो साड़ी पहनती है, यानी इसमें जो साड़ी पहनती है उसे बोला जाता है कसाबू साड़ी। तो अगर आपसे पूछे कि कसाबू साड़ी कौन से नृत्य में पहनी जाती है, तो ये मोहिनी अट्टम में पहनी जाती है, और बालों में सफेद फूल लगाए जाते हैं। ठीक है, चमेली के सफेद फूल बालों में इसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो नृत्य है ना दोस्तों, ये वायु तत्व का प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायु तत्व का प्रतीक है आपका कौन सा, तो ये मोहिनी अट्टम। और इसमें जो वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसमें इडक्का। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना, इडक्का वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है, और ये वायु तत्व का प्रतीक है और भगवान विष्णु से संबंधित है। इतने इंपोर्टेंट पॉइंट मोहिनी अट्टम से याद रखना है। और आयोजित कहाँ पर होता है, केरल में आयोजित होता है। देखो कौन सा नृत्य कहाँ पर आयोजित होता है ये तो याद रखना ही रखना है, साथ में उनकी विशेषता, जो जो पॉइंट मैंने बताए वो सारे इंपोर्टेंट है। अब 9वें नंबर पर आपका आता है दोस्तों छऊ। देखो मैंने आपको बताया था छऊ जो है ये संगीत नाटक अकादमी जो है, ये नाटक अकादमी ने छऊ को शास्त्रीय नृत्य नहीं माना, लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय है, ये संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो छऊ आता है। तो छऊ के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि छऊ जो है इसे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9वां शास्त्रीय नृत्य माना गया है। ठीक है, इसको इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि सन 2010 में जो यूनेस्को है, इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि छऊ को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो इसको 2010 में शामिल किया गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि जो अर्धशास्त्रीय नृत्य वो कौन सा माना जाता है, तो अर्धशास्त्रीय नृत्य आपका छऊ को माना जाता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अर्धशास्त्रीय नृत्य की संज्ञा किसे दी गई है, तो छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो छऊ है ये 3 जगहों पर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे कि मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है, तो ये ओडिशा में होता है और बिना मुखौटे का होता है। सरायकेला छऊ कहाँ होता है, तो ये झारखंड में होता है और ये मुखौटे के साथ होता है। और पुरुलिया छऊ कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है और ये भी मुखौटों के साथ होता है। पर आपको 3 स्थान याद रखना है और तीनों नाम याद रखना है क्योंकि इंपोर्टेंट है। तो एक बार और बता रहा हूँ, मयूरभंज उड़ीसा में होता है, सरायकेला झारखंड में होता है और पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल में होता है। तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है, मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया। तो ये आपके टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको पढ़ा दिए, सारे के सारे इंपोर्टेंट थे आपके एग्जाम की दृष्टि से, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एक नजर में थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है और ये अग्नि तत्व का प्रतीक है और जो एकल कलाकार इसको करता है उसे एकारी कहते हैं। मोहिनीअट्टम कथकली कहाँ होता है, केरल में होता है, वायु और आकाश तत्व का प्रतीक है। ओडिसी ओडिशा में होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, कथक उत्तर प्रदेश में होता है और मणिपुरी मणिपुर में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो अल्लारिपू है ये किससे संबंधित है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भरतनाट्यम है, ये भरतनाट्यम में जो शुरुआत होती है भरतनाट्यम की वो किससे होती है, अल्लारिपू से होती है और अंत किससे होता है, तिल्लाना से होता है।
चेहरे पर हरे रंग का प्रयोग किस में होता है? तो मैंने आपको बताया था कथकली में हरे रंग, काले रंग, लाल रंग का यूज होता है। सन 2000 में कौन सा नृत्य जोड़ा? तो सत्रिया नृत्य अपन ने सन 2000 में जोड़ा है और शंकर देव इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है। त्रिभंग मुद्रा का संबंध किस नृत्य से? तो त्रिभंग मुद्रा आपका ओडिसी में की जाती है, जहां से शरीर को 3 स्थान से मोड़ा जाता है। और भामाकल्प किस नृत्य से संबंधित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका पॉइंट छूट गया था, कुचिपुड़ी जो है दोस्तों, ये कुचिपुड़ी के जनक जो है ये भामाकल्प को माना जाता है। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगेगी और सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से इस क्लास से अगर शास्त्रीय नृत्य से आए तो जरूर बनेंगे। मिलते अगले टॉपिक में एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।